हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनिया स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल SL मैजिक ट्रिक्स में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे साइकोलॉजी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो मैंने जो 6 वीडियो हैं वो या 7 वीडियो डाल दी हैं पहले। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो पहले आप उनको देखिए, फिर देखिए। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और इससे आपकी बहुत सी थ्योरी कवर होगी। तो चलिए आज करते हैं। इसमें साथ साथ मैं आपको इनका फैक्ट भी बता रही हूँ जिससे कि आपकी थ्योरी भी कवर हो जाएगी। नहीं तो मैं 4 या 5 वीडियो डालूंगी जिसमें मैं आपको साथ में MCQ भी करवाऊंगी और साथ में ही जो हमारे जो भी टॉपिक दिए हुए हैं स्टेट से रिलेटेड उनको कवर करेंगे, जो कि मेरे हैंड रिटन नोट्स होंगे उनके साथ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा जो 16 PF जो का प्रयोग है वो किसके मापन हेतु किया जाता है। तो जो 16 PF है इसका प्रयोग किसके, सृजनात्मकता के, अभिरुचि के, व्यक्तित्व के या फिर अभिप्रेरणा के। तो इसका जो प्रयोग किया जाता है व्यक्तित्व के मापन के लिए किया जाता है। और ये व्यक्तित्व मापन की कौन सी विधि रहेगी? ये वस्तुनिष्ठ विधि रहेगी। कौन सी रहेगी? वस्तुनिष्ठ विधि रहेगी ये। और एक होता है दूसरी जो विधि होती हैं वो होती हैं प्रक्षेपी विधि, जिनको प्रोजेक्टिव मेथड बोला जाता है। और ये जो रहेगी ये वस्तुनिष्ठ विधि रहेगी जो व्यक्तित्व मापन की। और इसमें जो प्रोजेक्टिव मेथड में हमारे आते हैं CAT, TAT, ये जो जितने भी ये टेस्ट हैं WAT और ये जो जितने भी टेस्ट हैं वो आते हैं प्रोजेक्टिव मेथड में। और इसमें जो वस्तुनिष्ठ विधियां हैं उसमें जो मापन किया जाता है वो व्यक्ति के शील गुणों का, उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनसे ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तब उनके जो व्यक्तित्व है उसका मापन किया जाता है। लेकिन प्रोजेक्टिव मेथड में उसको कुछ ऐसे वर्ड या फिर सेंटेंस दिए जाते हैं जिनको उनको पूरा करना होता है, जिसके थ्रू हम उनके जो व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी है, उसका टेस्ट करते हैं। तो नेक्स्ट है, जैसे हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट का निर्माण किसने किया था। तो ये किया था, किसने किया था? ये मरे ने किया था। और ये किया था लगभग हार्वर्ड से जो विश्वविद्यालय है उसमें किया था। और इसमें जो इस टेस्ट में क्या किया, जिसमें इस टेस्ट में लगभग 31 जो कार्ड होते हैं, और जो 31 कार्ड होते हैं जिसमें से जो 30 होते हैं वो तो उनके ऊपर तो कुछ लिखा होता है, लेकिन एक सादा कार्ड होता है। जो 30 कार्ड हैं वो बारी बारी से उसको दिखाए जाते हैं और उनको देखकर जिस भी व्यक्ति को दिखाए जाते हैं उसको जो सादा कार्ड दिया जाता है लास्ट में, फिर उसको स्टोरी लिखने के लिए बोला जाता है। तो ये जो टेस्ट जो हमारा दिया था इसका निर्माण क्या था? मरे व मार्गन के द्वारा हार्वर्ड विश्वविद्यालय में किया गया था। ये जो रहेगी ये प्रोजेक्टिव मेथड रहेगा किसका? ये रहेगा जो पर्सनैलिटी टेस्ट का। नेक्स्ट है, स्वयं या दूसरों की अनुभूति व भावों को देखने, समझने, उसमें विभेदन करने की योग्यता को क्या कहते हैं? व्यवहारिक बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि, इनमें से कोई नहीं है सावेंगिक बुद्धि। तो ये एक क्या है? इसमें दूसरों की अनुभूति, भाव, उसके उनके जो संवेग है, भाव क्या होते हैं? संवेग है, जैसे डर है या फिर ईर्ष्या है, उनको देखने, समझने और विभेद करने की जो योग्यता है वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी हमारी सावेगिक बुद्धि। कौन सी कहलाएगी? सावेगिक बुद्धि। तो इसका जो ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। और व्यवहारिक बुद्धि में दूसरों के व्यवहार का अवलोकन किया जाता है, ठीक है। और आध्यात्मिक बुद्धि तो इससे कोई रिलेटेड नहीं है हमारे टॉपिक से। नेक्स्ट है, चालक सिद्धांत संबंधित है, ड्राइव थ्योरी किससे संबंधित है? तो जो ड्राइव थ्योरी रहेगी वो अधिगम से संबंधित है, बुद्धि से संबंधित है, अभिप्रेरणा से, व्यक्तित्व से। तो ये रहेगी अभिप्रेरणा से संबंधित है। तो जो अभिप्रेरणा क्या होती है? किसी भी कार्य को करने के लिए किसी व्यक्ति को प्रोत्साहित करना ही क्या होता है? एक तरह से अभिप्रेरणा होती है। किसी को मोटिवेट करना किसी कार्य को करने के लिए। ये 2 प्रकार की होती है, एक बाह्य अभिप्रेरणा होती है, एक आंतरिक अभिप्रेरणा होती है। बाह्य अभिप्रेरणा में हम कोई इनाम देकर किसी को प्रोत्साहित करते हैं, और आंतरिक अभिप्रेरणा अंदर से आती है। जैसे कि व्यक्ति को नौकरी करनी है तो उसकी जो वह
अंदर से अपना काम करेगा, लेकिन जो बाह्य अभिप्रेरणा होती है उसमें इनाम दिया जाता है। तो इस तरह से जो अभिप्रेरणाएं हैं 2 प्रकार की होती हैं, और यह सिद्धांत दिया था मैस्लो ने। किसने दिया था ड्राइव थ्योरी? ये मैस्लो ने दी थी। और एक और अभिप्रेरणा की फेमस थ्योरी रहेगी मूल प्रवृत्ति का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? मैकडूगल ने दिया था। ये भी अभिप्रेरणा से रहेगा रिलेटिव। नेक्स्ट है मानव विकास में कौन सा कारक महत्वपूर्ण है? तो मानव विकास के लिए कौन सा कारक? अनुवांशिकता, पर्यावरण। अनुवांशिकता व पर्यावरण, ये इजी क्वेश्चन है, इसमें दोनों इंपॉर्टेंट रहेंगे, अनुवांशिकता व पर्यावरण। एक मानसिक संरचना जो सामाजिक संज्ञान का निर्देशित करती है, सामाजिक तथा अन्य संज्ञान का जो निर्देशित करती है, क्या रहेगी? छवि, पूर्वाग्रह, स्कीमा, इसमें से कोई नहीं। जो मानसिक संरचना जो सामाजिक संज्ञान का जो निर्देशित करती है उसको हम क्या कहते हैं? स्कीमा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्कीमा। नेक्स्ट है सामान्य नकारात्मक अभिवृत्ति वाला पूर्व निर्णय जो असत्यापित होता है, क्या कहलाता है? सामान्य जो नकारात्मक अभिवृत्ति वाला पूर्वा निर्णय जो असत्यापित होता है वह क्या कहलाता है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती, नहीं तो पूर्वाग्रह होगा। क्या होगा? पूर्वाग्रह होगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी विधि विशेष योग्यता आवश्यकताओं वाले बच्चों की अध्ययन में सहायक है? तो ऐसी जो अध्ययन है विशेष आवश्यकताओं वाले इस तरह के बच्चों के लिए केस स्टडी जो विधि रहेगी वो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगी। केस स्टडी विधि से हम किसी भी व्यक्ति को एक विशेष आवश्यकता, जैसे किसी को कोई गंभीर बीमारी है या कोई बच्चा बहुत ही टैलेंटेड है, वह टैलेंटेड क्यों है, उससे संबंधित उसकी क्या की जाती है? केस स्टडी की जाती है। और ये हमारे जो टीचिंग ट्रेनिंग होती है तब उसमें एक बनवाई भी जाती है। नेक्स्ट है बालक की अनुबंधित उद्दीपक के समान अन्य उद्दीपकों के प्रति समान अनुक्रिया की प्रवृत्ति खालिस्तान कहलाती है। तो इसमें जो बालक की अनुबंधित उद्दीपक के समान अन्य उद्दीपकों के प्रति समान अनुक्रिया की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तत्परता, अर्जन, सामान्यीकरण या विभेदीकरण। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सामान्यीकरण। एक अनुबंधित उद्दीपक के समान अन्य उद्दीपकों के प्रति समान अनुक्रिया रहेगी तो वह क्या कहलाएगी? सामान्यीकरण कहलाएगी। नेक्स्ट है बुद्धि लब्धि जो निकालने का जो सही फार्मूला क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, MA/CA/100। वंचित समूह के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय है समावेशी शिक्षा। अगर हम सभी बच्चों को एक साथ एक ही छत के नीचे पढ़ाते हैं तो उसको क्या कहेंगे? हम समावेशी शिक्षा कहेंगे। लेकिन हम जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, जो टैलेंटेड बच्चे हैं, उनको अलग से कुछ सुविधाएं या अलग से विशेष शिक्षा दी जाती है तो उसको हम एकीकृत शिक्षा में रखेंगे। नेक्स्ट है बुद्धि लब्धि IQ शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो IQ जो शब्द है सर्वप्रथम उसका प्रयोग किसने किया था? उसका प्रयोग किया था टर्मन ने। किसने? टर्मन ने। नेक्स्ट है गेस्टाल्टवाद का अर्थ क्या है? समग्र रूप से है गेस्टाल्टवाद का अर्थ। नेक्स्ट है पावलोव के अनुबंधन सिद्धांत में अनुबंधित उद्दीपक क्या था? तो पावलोव के जो अनुबंधन सिद्धांत था उसमें अनुबंधित उद्दीपक क्या था? घंटी, भोजन, लार, स्त्राव या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो अनुबंधित उद्दीपक क्या रहेगा? इसमें घंटी रहेगी अनुबंधित उद्दीपक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अनुबंधन सिद्धांत में अनुबंधित उद्दीपक क्या रहेगी? घंटी रहेगी। और जो पावलोव है वो कहाँ के थे? वो रसिया के थे। और इन्होंने पूछा जाए किसके ऊपर प्रयोग किया था? तो इन्होंने कुत्ते की लार के ऊपर प्रयोग किया था। नेक्स्ट है प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? तो प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? तो उसको हम कहते हैं आत्मसात्करण। आत्मसात्करण कहते हैं। और अगर एक होता है आत्मसात्करण, एक होता है समायोजन। समायोजन अलग है, आत्मसात्करण अलग है। इसमें है प्रचलित योजना में अगर हम नई जानकारी को जोड़ते हैं तो उसको आत्मसात्करण कहते हैं। अगर हम अपने आप को प्रचलित जानकारी के अनुसार डालते हैं, अपने व्यवहार में चेंज करते हैं तो वो होता है समायोजन। लेकिन अगर हम नई जानकारी को अपने व्यवहार में जोड़ लेते हैं तो वो हो जाता है आत्मसात्करण। नेक्स्ट है
निम्न में से कौन सा अच्छी स्मृति का लक्षण नहीं है? तीव्रता, औसत धारण, शुद्धता, सही सामग्रियों का सही स्मरण करना। तो अच्छी स्मृति का लक्षण क्या नहीं है? इसमें तीव्रता भी सही है, जो तीव्र गति से याद करता है तो उसकी ये एक अच्छी स्मृति रहेगी, अच्छी मेमोरी रहेगी। अगर शुद्ध अच्छे सही करेक्टनेस रहती है याद करने में उसकी, तो वो भी अच्छी मेमोरी का क्या रहेगा? लक्षण है। सही सामग्रियों का सही समय पर याद करना, स्मरण करना, ये भी एक अच्छी स्मृति का लक्षण है। लेकिन औसत धारण ये क्या है? ये नहीं रहेगा। किसका? अच्छी सामग्री जो स्मृति मेमोरी है उसका लक्षण नहीं रहेगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है, किसने कहा कि मनोविज्ञान जीवित जंतुओं के आचरण का धनात्मक विज्ञान है? तो ये जो कथन है ये आपको याद ही करने पड़ेंगे। किसने कहा कि मनोविज्ञान जीवित जीव जंतुओं के आचरण का धनात्मक विज्ञान है? तो ये किसने कहा था? सर विलियम मैकडूगल ने। किसने कहा? सर विलियम मैकडूगल ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए सही हो। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के धनात्मक स्थानांतरण का प्रकार नहीं है? तो धनात्मक स्थानांतरण का प्रकार कौन सा नहीं है? पार्श्व स्थानांतरण, अनुक्रमिक स्थानांतरण, एक्स्थिर स्थानांतरण, शून्य स्थानांतरण। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जो अधिगम के जो स्थानांतरण के प्रकार हैं 3 हैं। एक होता है धनात्मक स्थानांतरण, एक होता है ऋणात्मक स्थानांतरण और एक होता है शून्य स्थानांतरण। ये तो अधिगम स्थानांतरण के प्रकार हैं। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर धनात्मक स्थानांतरण के भी अलग अलग प्रकार हैं, जैसे पार्श्व स्थानांतरण, अनुक्रमिक स्थानांतरण और एक्स्थिर स्थानांतरण। तो धनात्मक स्थानांतरण होता है कि अगर हमारा पहला जो सीखा हुआ काम है, जो अभी सीखे हुए कार्य में काम आ रहा है, तो वो हमारा धनात्मक स्थानांतरण होगा। अगर पहला सीखा हुआ कोई भी काम अभी जो सीख रहे हैं उस कार्य में रुकावट डाल रहा है तो ऋणात्मक स्थानांतरण है। और जो पहले सीखा हुआ ज्ञान है हमारा, न तो हमारे वर्तमान में जो चीज़ सीख रहे हैं उसमें न तो हमारा कोई मदद कर रहा है और न ही रुकावट डाल रहा है, तो वो होगा शून्य स्थानांतरण। धनात्मक स्थानांतरण का मोस्ट जो फेमस एग्जाम्पल होता है वो होता है कि जैसे पहले आपने साइकिल सीखी है तो अब आप क्या सीख रहे हैं? बाइक चलाना सीख रहे हैं, तो वो क्या काम करेगा हमारे इसमें? तो ये धनात्मक स्थानांतरण का उदाहरण है। तो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की मनोबोधकीय विधि नहीं है? तो मनोबोधकीय विधि कौन सी नहीं है? न्यूनतम परिवर्तन की विधि या सीमा की विधि, शिथिल उद्दीपक की विधि, औसत माध्य त्रुटि की विधि, व्यक्तिगत अभिव्यक्ति को संशोधित करने की विधि। इसमें यहाँ पे नहीं पूछा है, मनोबोधकीय विधि नहीं है। तो किसकी शिक्षा मनोविज्ञान की? न्यूनतम परिवर्तन की अवधि, शिथिल उद्दीपक की विधि, औसत या माध्य त्रुटि की विधि। तो व्यक्तिगत अभिव्यक्ति को संशोधित करने की विधि रहेगी, वो क्या नहीं है? मनोबोधकीय विधि नहीं है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स प्रतिपादित किया है? किसने प्रतिपादित किया है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स? वो किया कार्ल यूंग ने। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा प्रयोगात्मक विधि का सर्वाधिक आवश्यक अवयव है? तो प्रयोगात्मक विधि जो प्रोजेक्टिव मेथड है हमारा, उसका सर्वाधिक आवश्यक अवयव है प्रयोग, व्यक्तियों का मिलान, व्यवहार का अवलोकन, नियंत्रित परिस्थितियां, व्यवहार का अध्ययन। तो जो सबसे सर्वाधिक आवश्यक अवयव रहेगा, नियंत्रित परिस्थितियों में क्या किया जाता है? प्रयोगात्मक विधि को संचालित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा, आवश्यक अवयव है नियंत्रित परिस्थितियां। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्यक्तित्व परीक्षण का इनमें से कौन सी प्रक्षेपी विधि नहीं है? तो मैंने ऊपर बताया था आपको पहले प्रक्षेपी और एक होती है वस्तुनिष्ठ विधि। तो यहाँ पे पूछा प्रक्षेपी विधि नहीं है। प्रक्षेपी विधि कौन सी होती है? जो TAT होता है, WAT है, SCT है, सेंटेंस कॉम्प्लेक्सन टेस्ट बोला जाता है इसको, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, एक होता है थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। ये सब जो TAT है, WAT है, SCAT है, ये सब क्या है? ये हमारी प्रक्षेपी विधियां हैं, मैंने आपको बताया था। लेकिन इसमें पूछा है कि कौन सी नहीं है, तो इसमें जो प्रश्नावली रहेगी वो क्या है? प्रक्षेपी विधि नहीं है। बाकी ये तीनों क्या हैं? ये प्रक्षेपी विधि है, आपको याद रखना है।
इसमें प्रश्नावली में उससे रिलेटेड, खुद से रिलेटेड, व्यक्ति से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए यह वस्तुनिष्ठ विधि रहेगी, लेकिन जो प्रक्षेपी विधि रहेगी ये तीनों रहेंगी। नेक्स्ट है व्यक्तित्व का द्विकारक सिद्धांत। सॉरी, ये व्यक्तित्व का लिखा, यहाँ पे बुद्धि का आएगा, ये मिसप्रिंट हो रखा है। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? ये दिया था स्पीयरमैन ने। किसने दिया था? स्पीयरमैन ने। और एक कारक दिया था बीने ने, और बहुकारक दिया था थॉर्नडाइक ने। निम्न में से कौन सा दीर्घकालीन समर्थी का प्रकार नहीं है? निम्न में से कौन सा दीर्घकालीन समर्थी का प्रकार नहीं है? तो घोषणात्मक स्मृति, कार्यकारी स्मृति, घटनापरक स्मृति या अर्थी स्मृति। तो इसमें से कौन सा प्रकार नहीं है? जो हमारी कार्यकारी स्मृति रहेगी वो क्या रहेगी? दीर्घकालीन स्मृति का प्रकार नहीं है। बाकी सभी ये घोषणात्मक स्मृति भी क्या रहेगी? एक दीर्घकालीन स्मृति रहेगी। मेमोरी घटनापरक, किसी भी घटना की जो मेमोरी है वो भी क्या रहेगी? दीर्घकालिक में आएगी। और अर्थी स्मृति भी। नेक्स्ट है मनोविश्लेषणात्मकवाद का विकास किसने किया था? ये तो आसान क्वेश्चन है, सिगमंड फ्रायड ने। नेक्स्ट है प्रयत्न एवं त्रुटि विधि का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया था। नेक्स्ट है सृजनात्मक चिंतन का प्रथम महत्वपूर्ण चरण क्या है? सृजनात्मक चिंतन का सबसे पहले क्या करते हैं हम? कोई भी सबसे सृजनात्मकता क्या होती है? एक ही किसी भी वस्तु के बारे में एक से अधिक विकल्पों के बारे में सोचना। अगर कोई व्यक्ति एक से अधिक विकल्प बताता है किसी व्यक्ति के, तो हम कह सकते हैं कि वो क्रिएटिव माइंड का है। तो इसमें बोला कि प्रथम चरण क्या होगा? क्या होगा? सबसे पहले हम क्या करेंगे? तैयारी करेंगे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट में से कौन सा एक संवेग है? संवेग क्या होते हैं? और जो मूल प्रवृत्ति है, मूल प्रवृत्ति का जो सिद्धांत दिया है वो मैकडूगल ने दिया है। और हर एक मूल प्रवृत्ति का उसने एक क्या बताया है? संवेग से रिलेटेड बताया है। तो कितने? 14 मूल प्रवृत्तियां बताए हैं और 14 ही संवेग बताए हैं। तो इसमें कौन सा संवेग नहीं है? स्मृति बिल्कुल नहीं, ध्यान भी नहीं, उद्दीपक भी नहीं, डर क्या हो जाएगा? संवेग हो जाएगा। नेक्स्ट है कोलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना? उनके सिद्धांत ने, जो कोलबर्ग है उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक संबंध का समर्थन किया है। इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं या नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक संबंध स्थापित करता है। उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, उसके सिद्धांत में संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक संबंध का समर्थन दिया है। और कोलबर्ग ने कौन सा? नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। आपने अगर कोलबर्ग की जो नैतिक विकास की जो अवस्थाएं हैं उनको भी अच्छे से रीड करना है। उसने अवस्थाएं बताई हैं, लेवल भी बताए हैं अलग अलग से। इनको मैं आपको नेक्स्ट करवाऊंगी, जो थ्योरी की क्लास रहेगी उसमें करेंगे। अंतर्मुखी और बहुमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है? ये युंग ने किया है। अंतर्मुखी में जिसका जो स्वभाव है वो अकेले, जो व्यक्ति अकेला रहना पसंद करता है, अपने आप में रहता है, या जिसको ज़्यादा बातें करना पसंद नहीं है, ये कौन सा रहेगा? अंतर्मुखी रहेगा। और जिसे बाहर घूमना फिरना, दूसरों से बातें करना ज़्यादा पसंद है, वो बहिर्मुखी रहेगा। और इसने एक और दिया था उभयमुखी। उभयमुखी जिसमें दोनों के जो गुण होते हैं, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी के। तो ये थी हमारी जो साइकोलॉजी की क्लास, जिसमें मैंने बहुत से कंसेप्ट आपको बताए हैं। अगर आप सभी क्लासों को देखोगे आपको कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।